मेरी तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक और कहानी लिखी है। हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अलग लगे, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बेहतर तरीके से आपको ये भूतिया कहानी सुना सकूं। चलिए तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी पूरी होने के बाद आपको मेरी लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी, मेरा प्रयास कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब 2 पति पत्नी और उनके साथ भी 2 लोग और रहते थे। वो 4 लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुशी से रहते थे। मेरा नाम मोहिनी है और मैं अपनी ही कहानी लिख रही हूँ। मेरे पति जिसका नाम मोहन था और हमारे साथ जो 2 लोग रहते थे वो मोहन के दोस्त ही थे। एक दिन हम लोगों ने सोचा कि हमें किसी नए घर में जाना चाहिए और हम लोग इसीलिए नए घर की तलाश में इधर उधर पूछताछ कर रहे थे और ढूंढ रहे थे ताकि हमें कोई बड़ा सुंदर घर मिल सके जहां हम लोग रहे। पर 1 महीने से हमें कोई भी ऐसा घर नहीं मिल रहा था जिससे हम लोग सेटिस्फाइड हो सके। इसीलिए जहां हम रह रहे थे अभी इसी घर में थे। एक दिन मोहन ऑफिस से घर आकर कुछ ऐसा बताने लगे जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। पहली बार मोहन रात को लेट 12 बजे घर आ रहे थे। तभी रात को वो किसी सुनसान जगह पर थे जहां कोई गाड़ियां भी नहीं चल रही थी। वो जगह भी बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मोहन के पीछे कोई और गाड़ी चल रही हो, पर मोहन को कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन ने आगे बताते हुए कहा कि मैं चाहता तो इसे वहम समझ सकता था कि हो सकता है मुझे ऐसे ही लग रहा हो कि मेरे पीछे कोई गाड़ी चल रही है, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हो रहा हो। पर मुझे बार बार किसी गाड़ी के चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी और जब मैं अपनी कार से बाहर की ओर देख रहा था तब पीछे कोई गाड़ी नहीं चल रही थी और मेरे साथ कुछ देर तक ये सब कुछ होता रहा। तो मैं समझ गया कि ये मेरा वहम तो नहीं है, जरूर मेरे साथ कुछ तो हो रहा है या तो मुझे कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है। पर मैं बिना कुछ सोचे ही अपनी कार को बहुत ही स्पीड में चलाकर आगे बढ़ने लगा और जितनी स्पीड में मैं अपनी कार को चला रहा था उतनी ही स्पीड में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे भी कोई और कार या बाइक या कोई गाड़ी चल रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी गाड़ी थी, पर मुझे आवाज आ रही थी और वो बहुत ज्यादा ही क्लियरली मुझे सुनाई दे रही थी। अब इस वजह से मैं और ज्यादा परेशान हो गया कि कहीं कोई गुंडे तो मेरे पीछे नहीं पड़ गए और ऐसे सुनसान रास्ते पर मुझे वो लोग मार ना दे। इस डर से मैं बहुत ही ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक से मेरे सामने एक औरत आई। मैं अपनी गाड़ी से उस औरत को टक्कर मार देता हूं और आप मानेंगे नहीं, मोहन ने मुझे ये भी कहा कि जैसे ही मैंने उस औरत को टक्कर मारी तो वो औरत मेरी कार के अंदर से ही आर पार हो गई। ये सुनकर तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये मोहन हमें क्या कह रहे हैं। तभी मोहन ने कहा कि डर के मारे उस औरत को देखने के लिए मैंने अपनी कार रोकी और कार से नीचे उतरने लगा। जैसे ही मैं उस कार से नीचे उतरा तो वो औरत बहुत दूर सड़क पर मेरे सामने की ओर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। ये देखकर तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वही औरत मेरे कार के सामने खड़ी थी जब मैंने उसे टक्कर मारी थी, और तब बहुत ही ज्यादा जोर से आवाज भी आई थी
पर जब मैं कार से नीचे उतरकर पीछे की ओर मैंने देखा तो वो औरत दूर मेरे सामने खड़ी थी और वो बहुत ही ज्यादा भयानक और खून से लथपथ हो चुकी थी। ये सब देखकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं बस खड़े खड़े उस औरत को देख रहा था। धीरे धीरे वो औरत मेरी ओर आगे आने लगी और वो औरत थोड़ी सी आगे जाकर सड़क पर नीचे बैठ गई और फिर अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी, मुंह से आवाजें निकालने लगी। रात के 12 बजे इतनी अजीब चीज देखकर मोहन इतने ज्यादा डर गए थे कि उन्होंने गाड़ी में बैठकर यहां से निकलना ही सही समझा। तभी वो फटाफट जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और जब मोहन गाड़ी में बैठे और गाड़ी को स्टार्ट करने लगे तब उन्होंने देखा कि वो औरत मोहन के शीशे के सामने ही खड़ी थी और शीशे पर अपने हाथों से मार रही थी। मोहन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए और कार को चालू करके वहां से निकलने लगे और वहां से निकलकर जब वो आ ही रहे थे तब उन्होंने मुझे बताया कि जब मैं कार चलाकर उस जगह से बाहर निकल रहा था तभी एक बूढ़ी सी अम्मा ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था इसलिए मैंने कार नहीं रोकी और ठीक आधे से 1 घंटे बाद रास्ते पर अब थोड़ी थोड़ी गाड़ियां चल रही थी और उस जगह कुछ लोगों को भी देखकर मुझे थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। मैं घर की ओर आ ही रहा था पर तभी मुझे एक आदमी ने गाड़ी रोकने का इशारा किया और मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि उस रास्ते पर लोग भी नजर आ रहे थे। अगर मेरे साथ कुछ होता भी तो मैं वहां पर अकेला नहीं था और यही सोचकर मैंने कार रोक दी और उस आदमी से पूछने लगा, क्या हुआ भाई साहब? तभी उस आदमी ने मुझे कहा, यहां से एक शॉर्टकट रास्ता जाता है, तुम अगर अपने घर जाना चाहते हो तो तुम इसी रास्ते से चले जाओ। मैं उस आदमी से पूछने लगा, आपको कैसे पता कि मैं अपने घर ही जा रहा हूं और आपको ये बात कैसे पता कि मुझे जल्दी जाना है और मुझे शॉर्टकट रास्ता चाहिए? मैंने तो आपको ऐसा कुछ पूछा भी नहीं, फिर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? तभी उस आदमी ने कहा, उस रास्ते पर कोई भी जाता है कहीं पर भी जाने के लिए तो वो अपनी जगह पहुंच ही जाता है, इसीलिए मैं सबको शॉर्टकट से जाने के लिए ही कहता हूँ कि उसी रास्ते से जाओ। तुम जहां पर भी जाना चाहते हो जल्दी पहुंच जाओगे क्योंकि वो रास्ता बना ही इस तरीके से है कि तुम्हें जहां जाना है उस रास्ते की मदद से तुम वहां जल्दी पहुंच जाओगे। उस आदमी की बातें इतनी ज्यादा अजीब सी थी और गुमराह करने वाली थी, इसलिए मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आदमी कहना क्या चाहता है। मैंने ठान लिया था कि रात को 12 बजे किसी भी अनजान इंसान की बात मानना सही नहीं है। मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस उस आदमी को हाँ कह दिया और शीशे को बंद करके मैं नॉर्मल रास्ते से ही जाने लगा। पर मुझे हमेशा घर पहुंचने में 2 घंटे ही लगते हैं और आज लगभग 1 से आधा घंटा हो चुका था और अब भी मैं अपने घर से बहुत ही ज्यादा दूर था और अभी भी लगभग 1 से आधा घंटा मुझे अपने घर जाने में लगने वाला था। मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आज ये रास्ता इतना बड़ा कैसे हो गया, पर मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि बस चुपचाप घर जाने के लिए गाड़ी चलाए जा रहा था। तभी अचानक एक और ऐसा सुनसान रास्ता आता है जहां पर जाते ही
बहुत ही जोर से बारिश होने लगती है और मेरी कार बीच में ही खराब हो जाती है। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब अचानक से मेरी कार कैसे खराब हो गई। मैं नीचे उतरकर कार को सही करने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी गाड़ी सही होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश भी इतनी ज्यादा हो रही थी। मैं पूरी तरीके से बारिश से भीग चुका था। इसीलिए मैंने सोचा एक काम करता हूँ, किसी मैकेनिक को कॉल कर लेता हूँ। पर तभी मोहन ने बताया कि मैकेनिक को कॉल करने के लिए मोबाइल का भी चार्ज होना जरूरी होता है और वो तो था ही नहीं। इसी वजह से मोहन उस रास्ते पर किसी और को ढूंढ रहे थे ताकि वो मोहन की मदद कर दे। तभी मोहन ने बताया कि उन्हें वहां पर एक सुनसान हवेली नजर आई। वो हवेली दिखने में बहुत ही साफ और सुंदर नजर आ रही थी। इसीलिए मोहन बिना कुछ सोचे समझे वहां पर जाकर किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्हें उस हवेली के बाहर कोई दिखाई नहीं दिया, तो मोहन उस हवेली के अंदर चले गए। और जैसे ही मोहन उसके अंदर गए तो मोहन को बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा और अचानक से ही मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर मोहन ने ऐसा कुछ भी डरावना नहीं देखा था, पर फिर भी मोहन को अंदर से बहुत ज्यादा डर लग रहा था और बार बार अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था कि बस जल्दी से इस हवेली से बाहर निकल जा, नहीं तो मारा जाएगा। इतनी ज्यादा अजीब सी चीजें हो रही थी। इसीलिए मोहन फटाफट वहां से निकलकर अपनी कार में वापस बैठ गए। लेकिन तभी मोहन ने देखा कि उनकी कार में एक औरत की लाश पड़ी थी और धीरे धीरे जब मोहन उस लाश को देखने के लिए आगे बढ़े तो मोहन ने देखा कि वो लाश अपनी आंखें खोल चुकी है और वो इतनी ज्यादा खून से लथपथ थी कि उसे देखकर मोहन के पसीने छूट गए, क्योंकि वो लाश उसी औरत की थी जिसे कुछ थोड़ी देर पहले ही मोहन ने एक सुनसान रास्ते पर अपनी कार से जोरदार टक्कर मारी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था। मोहन ने जब ये भयानक नजारा देखा और उस औरत को मुंह से आवाज करते हुए सुना और जब उसकी वो भयानक लाल आंखें देखी तो उस औरत के इस भयानक रूप को देखकर मोहन वहीं बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद जब मोहन की आंखें खुली तब वो घर से कुछ 10 मिनट की दूरी पर एक रास्ता था, वहीं पर थे। फिर मोहन ने आगे बताते हुए मुझसे कहा कि मैं इतना ज्यादा डर गया था, इसीलिए मैंने कार चलाकर घर आना ही सही समझा। पर मोहिनी, तुम ये बात नहीं मानोगी, मैं घर तो आ चुका हूं, पर वो औरत की लाश अभी भी मेरी कार की डिक्की में ही है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मोहन के 2 दोस्त थे, एक का नाम था रमेश और दूसरे थे साहिल। वो दोनों ही आज घर पर नहीं थे और किसी काम से दोनों बाहर गए हुए थे। आज सिर्फ मैं और मोहन ही घर पर थे और ये लाश वाली बात सिर्फ हम दोनों को ही पता थी। इस वजह से हमने इस बात को बड़ा होने से पहले ही उस लाश को कब्रिस्तान में दफना देना ही सही समझा और कार लेकर हम रात को कब्रिस्तान की ओर जाने लगे और जाकर वहां पर उस औरत की लाश को दफना कर आ गए। घर आकर हम लोगों ने हाथ मुंह भी धो लिया और अब हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। हम दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए थे। खाना हमारे सामने था पर हम खाना नहीं खा पा रहे थे। हम दोनों को ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा था।
हम दोनों बहुत अजीब चीज में फंस गए थे। अभी अभी हम एक लाश को दफना कर आए हैं। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे से कोई बात भी नहीं कर रहे थे और बस उन्हीं सारे इंसिडेंट्स के बारे में सोच ही रहे थे। और बस ऐसे ही थोड़ा बहुत खाना खाकर हम सोने चले गए। हमारे सोने के कुछ 15 से 20 मिनट के बाद मोहन उठे और अचानक से अजीब अजीब आवाजें निकालने लगे। मैं तो पहले गहरी नींद में थी, इसलिए मेरा ध्यान इन सब चीजों पर नहीं गया। लेकिन जब वो आवाज और भी ज्यादा भारी और तेज होती जा रही थी तो रूम में वो भयानक आवाज गूंजने लगी। घर में रखी चीजें भी अपने आप यहां से वहां खिसक रही थी और नीचे गिर रही थी। इन सारी आवाजों की वजह से मैं उठ गई। जैसे ही मैंने मोहन को देखा तो मोहन की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और जैसे ही मोहन मेरे सामने देखकर मुस्कुरा रहे थे तो उनके मुंह से खून बहने लगा। ये सब देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी और बचाओ बचाओ कहने लगी। तभी मेरे घर में इतनी ज्यादा आवाज करने की वजह से आसपास के पड़ोसी मेरे घर आ गए। मुझे तो ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि हमारे घर का दरवाजा भी खुला था और बाहर से लोग आकर मुझे संभालने लगे और मोहन तो बस अपना सिर दीवार से टकराए जा रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाकर रोए जा रही थी क्योंकि जब मैंने मोहन के हंसते हुए चेहरे को देखा और उनके मुंह से खून निकलते हुए देखा तब मोहन के पीछे कोई और औरत भी थी जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और जोर जोर से हंस रही थी और उसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। पर मुझे मेरे पड़ोसी सब लोग शांत करने की कोशिश कर रहे थे और मोहन को भी संभाल रहे थे। थोड़ी देर बाद ही मैं बेहोश हो गई और जब मैं सुबह 8 बजे उठी तो मुझे पता चला कि मोहन को रात को पैनिक अटैक आ गया था, ऐसा डॉक्टर ने कहा। और मुझे मोहन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा ऐसा भी कहा क्योंकि ऑफिस से घर आने के बाद मोहन किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे और इसी वजह से उन्हें हेल्थ इश्यूज हो रहे थे और इसीलिए वो रात को इस तरीके की अजीब हरकतें कर रहे थे। उनके मुंह से खून आ रहा था। किसी चीज का बहुत ही गहरा डर उनके अंदर बैठ गया है, ऐसा डॉक्टर ने मोहन को कहा। और ये सारी बातें मेरे उठने के बाद मोहन ही मुझे बता रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे कि रात को मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। पर मैं मोहन को ये बात नहीं बता पा रही थी कि रात को मैं मोहन की वजह से इतना नहीं डरी थी। मैं तो उस औरत को देखकर इतना ज्यादा डर गई थी जिसे थोड़ी देर पहले ही हम लोग दफना कर आए थे। तभी मैंने अपने आप से मन में ही कहा, हो सकता है कि उस औरत को दफनाने के बाद मैं भी बहुत ज्यादा सोच रही हूँ और शायद इसी वजह से वो औरत मुझे भी दिखाई दे रही हो। पर सच तो यही है कि हम उस औरत को कब्रिस्तान में दफना कर आ चुके हैं और अब वो औरत कब्रिस्तान में ही है और ये सब मेरा वहम हो रहा है क्योंकि मोहन के आने के बाद मैं मोहन से इतनी अजीब अजीब डरावनी बातें भी सुन रही थी और हो सकता है कि इसी वजह से मोहन को इस तरीके से देखकर मैं सीधा ट्रिगर हो गई हूँ। तभी मैं उठकर नहा धोकर किचन में खाना बनाने लगी और मोहन भी अब सारी बातों को भुलाकर ऑफिस के लिए तैयार होने लगे और उन्होंने मुझसे कहा, तुम ज्यादा चिंता मत करना, आज मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। और आज रमेश और साहिल भी 12 बजे आने वाले थे। मैंने मोहन को कहा, मैं कोई चिंता नहीं कर रही हूँ, अब तुम बेझिझक होकर जाओ। मोहन तैयार हो चुके थे और मैंने भी मोहन के लिए टिफिन पैक कर दिया था। मोहन घर से जा ही रहे थे तभी अचानक मेरे हाथ से एक गुलदस्ता नीचे गिर गया और नीचे गिरते ही वो टूट गया। और तभी अचानक मोहन मुझ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे, तुमने तो मुझे परेशान करके रखा है, पता नहीं क्या क्या करती रहती हो, ध्यान नहीं रहता तुम्हारा। पता नहीं क्यों मोहन मुझे क्या क्या कहने लग गए
आज से पहले कभी भी मोहन ने मुझ पर गुस्सा ही नहीं किया था, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए। वो तो हमेशा बिल्कुल प्यार से रहते थे, बल्कि उन्हें तो गुस्सा आता ही नहीं था। और आज पहली बार मोहन इतनी छोटी सी बात पर मुझसे इतना रूडली बात कर रहे थे। मुझे सच में बहुत ही बुरा लग रहा था कि आखिर मोहन मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। पर तभी मुझे याद आया कि रात को मोहन की हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो हो सकता है कि इसी वजह से उनका मूड स्विंग हो रहा हो और वो अजीब अजीब बातें कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो। कोई बात नहीं, वो जल्दी ही सही हो जाएंगे और मुझसे अच्छे से बात भी करेंगे। इसलिए मैंने भी कोई बहस नहीं की और शांत रही। तभी मोहन मुझ पर और ज्यादा गुस्सा करके वहां से चले गए। दोपहर के 12 बजे रमेश और साहिल भी घर आ चुके थे। मैंने उन लोगों को सारी बात बता दी। ये सब सुनकर रमेश और साहिल भी बहुत ज्यादा चौंक गए थे। उन्होंने भी कहा, ये सारी बातें आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? हम ये सब बात कर ही रहे थे कि तभी घर की लाइट्स चली जाती है और अचानक से एक रेड कलर की लाइट पूरे घर में चलने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे बहुत ही ज्यादा लोग हमारे घर में घूम रहे हो और तंत्र विद्या करने के मंत्र पढ़ने की आवाजें हम तीनों को सुनाई दे रही थी। मैं पहले से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और फिर वापस इतनी अजीब चीज मेरे साथ हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट्स अपने आप ऑन हो गई और जैसे सब कुछ शांत हो गया, तभी मैंने देखा कि रमेश और साहिल मेरे सामने नहीं थे। जब मैं उन्हें घर में ढूंढ रही थी तो मैंने देखा कि बेड के नीचे रमेश लेटा हुआ था और अपने आप को पेट पर चाकू मार रहा था, और बाथरूम में साहिल अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। ये सब देखकर तो मैं फटाफट वहां से भागकर मोहन को कॉल करने लगी। थोड़ी देर बाद साहिल और रमेश दोनों ही घर से गायब हो गए। वो दोनों मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। फिर अचानक दोबारा लाइट चली गई। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी क्योंकि अब घर में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे बस वो तंत्र विद्या, मंत्र, रमेश की लाल आंखें, साहिल की वो अजीब हरकतें, मोहन की अजीब सी मुस्कुराहट, वो औरत की आत्मा, वो सब कुछ एक बार में ही मुझे नजर आ रहा था। ये सब सोचकर मैं दोबारा बेहोश हो गई और जब मेरी आंख आधे घंटे बाद खुली तो मैंने देखा कि मोहन घर पर आ चुके थे और मेरे सामने ही रमेश और साहिल दोनों बैठे हुए थे और वो तीनों बोल रहे थे कि पता नहीं क्या हुआ। जब हम लोग घर आए तो मैं उन लोगों को बेहोश मिली। मैंने उनसे कहा, रमेश और साहिल, तुम दोनों ही अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे और इसीलिए मैं बेहोश हो गई थी। तभी उन्होंने बताया कि हम तो 10 से 15 मिनट पहले ही घर पहुंचे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि हम लोग आपके साथ थे और मोहन तो हमसे भी पहले आ चुका था। तभी मोहन मुझ पर बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, इसका तो रोज का नाटक है, पता नहीं क्या करती रहती है। इस मोहिनी ने तो मुझे पागल करके रख दिया है, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। और ऐसा कहकर वो मुझसे झगड़ा करने लगे, वो भी बिना बात के। आज सुबह से ये हमारा दूसरी बार झगड़ा हो रहा था। मैं बस चुपचाप मोहन को देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो शांत होकर दूसरे रूम में चले जाते हैं। अब मैं भी कुछ नहीं सोच रही थी और ना ही कुछ कह रही थी। मैं बस चुपचाप अपना फोन चला रही थी। मैं अपनी सुध-बुध खो चुकी थी। ये मेरे साथ क्या हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रात के 9 बजे मैंने सबके लिए खाना बना दिया। हम लोग साथ बैठकर खाना खाने लगे। तभी मोहन फिर से मुझ पर जोर जोर से चिल्लाने लगे, खाने में इतना ज्यादा नमक क्यों है? दरअसल
मैं खाने में नमक डालना ही भूल गई थी और मोहन मुझे कह रहे थे कि खाने में इतना नमक क्यों डाला। पता नहीं, ऐसे ही मोहन हर दिन मुझसे छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगे। मुझसे अच्छी तरीके से बात करना तो उन्होंने छोड़ ही दिया। रात को भी वो अजीब अजीब हरकतें करते, अपने मुंह से अजीब आवाजें निकालते और बार बार मुझे उसी औरत का चेहरा भी उनके पीछे नजर आने लगा। इसीलिए मैं एक दिन सुबह सुबह एक पंडित जी से मिलने के लिए मंदिर चली गई। सुबह 7 बजे जब मैं उनके मंदिर पहुंची तब उन पंडित जी को सारी बात मैंने बताई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे घर में किसी बुरी शक्ति का वास है और इसीलिए मोहन और तुम्हारे बीच में ये सब झगड़े हो रहे हैं और ये सारी अजीब चीजें हो रही है। कैसी लग रही है आपको अभी तक ये कहानी? अच्छी लग रही है ना? अगर आपको मेरी लिखी हुई कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट और मोटिवेट करेगा। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद पंडित जी ने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, मोहन को कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दो और मोहन से कहीं दूर चली जाओ। इससे कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि तुम्हारे साथ चीजें अच्छी हो सकती है, क्योंकि अभी अगर तुम मोहन के साथ रहोगी तो तुम्हारा रिश्ता उसके साथ खराब होने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं और इससे और ज्यादा अड़चन पैदा हो सकती है। ये सब सुनकर तो मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं मोहन को अकेला छोड़ दूं, वो भी ऐसी हालत में। वो तो पहले से ही एक बुरी तरीके से फंसे हुए हैं और ये जानते हुए कि एक बुरी आत्मा का साया उनके साथ है, मैं उन्हें छोड़ दूं? ये सब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने उन पंडित जी की बात नहीं मानी, लेकिन न जाने कैसे कुछ ही दिनों बाद मोहन भी उस पंडित जी के पास चले गए और यही सारी बातें पंडित जी ने मोहन से भी कही और मोहन ने पंडित की बात मान ली। मैंने तो मोहन का पूरा साथ देना चाहा, पर खुद मोहन ही मुझे छोड़कर कहीं चले गए। अब उनके दोनों दोस्त साहिल और रमेश जब मैं पंडित जी से मिलने के बाद घर आई तो वो दोनों भी मुझे कहीं नजर नहीं आए। यही सारी बातें कहने के लिए मैं दोबारा पंडित जी के पास मंदिर गई तो वो पंडित भी वहां से गायब हो चुके थे। वो भी मुझे उस दिन के बाद कहीं पर भी नहीं मिले, कहीं दिखाई नहीं दिए और आज तक मुझे उनका कहीं कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गए और उनके साथ हुआ क्या। उसके बाद मैंने पुलिस को इस बारे में बताया। अभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है पर कुछ भी पता नहीं चला। अब तो मैं पूरी तरीके से अकेली हो चुकी थी। समय बीतते बीतते 1 साल बीत गया। तभी मुझे ये पता चला कि मोहन बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में मरे हुए एक जगह पर मिले। मोहन की लाश देखकर मैं पूरी तरह से हिल चुकी थी। आप लोग जानना चाहते हैं ना कि मोहन के साथ क्या हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ कि उस 1 साल में मोहन के साथ क्या हुआ। दरअसल जब मोहन मुझे छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए जगह ढूंढने लगे तब उन्हें एक मैनेजर मिला। उस मैनेजर ने मोहन को एक घर बताया जिस घर में कोई भी नहीं रहता था और मोहन को उस घर के बारे में उसने कहा कि कुछ साल पहले इस घर में 3 फैमिलीज एक साथ रहा करती थी, पर अचानक से पता नहीं उन तीनों फैमिलीज के साथ ऐसा क्या हुआ। एक एक करके सब लोग सुसाइड करने लगे और उन सब की मौत हो गई। लगभग इस घर में 15 से 20 लोग रहते थे और उन लोगों ने किसी चीज की वजह से अपनी जान दे दी और इसीलिए तब के बाद से ही ये घर खाली है और यहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता। वो घर देखने में बहुत ही सुंदर और बड़ा था और वो जंगल के बीचों बीच मौजूद था। उस घर के आसपास कोई दूसरा घर मौजूद ही नहीं था, पर हाँ, उस घर के सामने एक और छोटा सा घर था। बस वो बड़े वाले घर की खिड़की से नजर आता था। मोहन 2 दिन बाद ही
उस घर में रहने के लिए चले गए। जब वो ऑफिस से रात 11 बजे घर पहुंचे तो घर पहुंचकर मोहन बहुत ज्यादा थक गए थे। मोहन ने सोना ही सही समझा। वो सीधा जाकर बेड पर लेट गए। थोड़ी देर बाद मोहन की आंख खुली तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई घूम रहा हो। सुनसान जगह थी, जंगली इलाका था। आसपास कोई घर भी मौजूद ही नहीं था। कोई भी इंसान आसपास रहता ही नहीं था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, सिर्फ जंगल ही जंगल था। बस सामने एक छोटा सा घर मौजूद था। मोहन बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उठकर सामने वाले छोटे घर में खिड़की से देखने लगते हैं। तभी मोहन को नजर आता है कि सामने वाली खिड़की अपने आप टूटकर नीचे गिर गई है और कोई उसमें से मोहन को देख रहा है और हंस रहा है, इधर उधर घूम रहा है, भाग रहा है। ये सब देखकर मोहन को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। ऐसे ही थोड़े दिन उस घर में रहने के बाद जब एक दिन मोहन खाना बना रहे थे तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे घर में सारी चीजें इधर उधर गिर रही हो, जैसे घर में किसी बुरी शक्ति का वास हो। अजीब अजीब चीजें मोहन के साथ होने लगी। ये सब देखकर मोहन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब मोहन को भी मेरी बहुत याद आने लगी, इसीलिए वो वापस मेरे पास आने के बारे में सोचने लगे। तभी वो रात को फिर से इस घर से निकलने के बारे में सोचते हैं। उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से मैंने मोहन को हमेशा के लिए खो दिया। दरअसल उस रात को हुआ ये था कि रात को घर में जब बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी और घर में लाइट भी जा चुकी थी और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थी, तूफान चल रहा था। जब मोहन खिड़की से बाहर देख रहे थे तब भी मोहन को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। फिर अचानक मोहन को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे है और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। तभी मोहन ने उस आवाज को जानवर की आवाज समझकर इग्नोर कर दिया। रात को मोहन को ऐसा लगा जैसे कोई कॉर्नर में बैठे बैठे मोहन को घूर रहा हो। तभी वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। ये सब देखकर मोहन अब बहुत ज्यादा डर रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे वो आदमी जो उन्हें देखकर हंस रहा था वो घर से बाहर निकल रहा है और वो घर से बाहर निकलकर रोड पर भाग रहा था। मोहन अकेले ही इन सब भयानक चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे थे। तभी वो अपनी कार निकालते हैं और कार को चालू करने की कोशिश करते हैं। कार चालू तो हो जाती है पर आगे नहीं चल पाती। तभी अचानक मोहन को कुछ अजीब सा लगता है। वो कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतर जाते हैं और पीछे मुड़कर उस घर को देखने लगते हैं और फिर मोहन दोबारा उस घर में चले जाते हैं। अब मोहन खुद इस तरह से हरकतें करने लगे थे जैसे उन्हें किसी ने पजेस कर लिया। मोहन दोबारा उस घर में वापस चले जाते हैं और जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ऑफिस से भी मोहन को 4 से 5 दिन तक कॉल किया जाता है तो कोई भी रिप्लाई नहीं आता। सब लोग मोहन को ढूंढने में लग जाते हैं। मोहन तो उस घर में एक लाश की तरह इधर उधर बस भटक रहे थे। उसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और मैनेजर से पूछने पर उन्होंने ये पता लगाया कि मोहन इसी घर में रहता था। हम लोग जब वहां पर पहुंचे तो हमने देखा कि एक कुर्सी पर मुंह कटा हुआ, आंखें बाहर निकली हुई, भूख की वजह से तड़पा हुआ और किसी चीज से बहुत ज्यादा टॉर्चर करने की वजह से बहुत ही गंदी हालत में एक लाश वहां पर पड़ी थी और उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। ये सब देखकर मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाई। पर मुझे हॉस्पिटल में मेडिसिन्स देकर डॉक्टर ने तो सही कर दिया, लेकिन आज भी मोहन की याद में मैं अपने सुध बुध खोए बस ऐसे ही बैठी रहती हूँ।
मैं अभी भी समझ नहीं पा रही कि आखिर ये सब मोहन के साथ क्या हुआ। दरअसल जिस हवेली में मोहन पहले गए थे वो हवेली वही घर था जिसमें मोहन रह रहे थे। जिस दिन मोहन उसे हवेली समझकर गए थे तब वो एक छलावे की तरह मोहन के साथ काम कर रहा था और मोहन को वो हवेली नजर आ रही थी। और फिर जब वो उस घर में रहने के लिए गए तब वो उन्हें एक रहने लायक घर की तरह नजर आने लगा। वो भी इतने ज्यादा कम प्राइस में। जब उन्हें वो घर मिल रहा था तो मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे ही उस घर को खरीद लिया। पर जब असलियत पता चली तब तो कुछ और ही सामने आया कि वहां पर ना ही कभी कोई घर था और ना ही कभी कोई हवेली थी। मोहन की लाश को जलाने के बाद हम लोगों को ये बात पता चली कि उस जगह पर आज से पहले कभी कुछ था ही नहीं। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा था? मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। ये सब कुछ क्या हुआ मुझे आज तक नहीं पता चला। मैं इसी दुख की वजह से मोहन की याद में ये कहानी अक्सर लिखा करती हूँ। बिना किसी गलती के ही उस बुरी आत्मा ने मेरे मोहन को मार दिया और उस आत्मा ने न सिर्फ मोहन को ही बल्कि रमेश, साहिल और उस पंडित को भी उसने मार डाला। अब रोज रात को वो आत्मा मेरे सपने में आती है और मेरी तरफ भयानक तरीके से मुस्कुराती रहती है। और जैसे ही मैं उठती हूँ तो मुझे वही भयानक औरत, वही बुरी आत्मा एक कॉर्नर में बैठे वो खतरनाक औरत मुझे दिखाई दे रही होती है और वो औरत मेरे ऊपर ही हंस रही होती है। ये सारी चीजें मेरे साथ हर रोज होती है और मैं पल पल बस ऐसे ही मरती जा रही हूँ। मोहन की उस भयानक लाश को भी मैं आज तक भूल नहीं पा रही। इतना दर्दनाक हादसा कभी किसी के साथ ना हो। तो कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी भी मैंने खुद लिखी थी। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अभी थोड़ी तबीयत खराब है इसीलिए आवाज थोड़ी अलग लग सकती है, लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास कर रही हूँ कि मैं हर रात 9 बजे आपके लिए एक नया पॉडकास्ट ला पाऊँ। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। अगर आप अपनी कुछ हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको मेरी इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां जाकर आप अपनी हॉरर स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे आपके फेवरेट टॉपिक्स कौन से हैं जिन पर आप हॉरर स्टोरी सुनना पसंद करते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए, तो मैं उन्हीं टॉपिक्स पर हॉरर स्टोरीज लिखूंगी। चलिए ऐसी और भी भूतिया, रहस्यमय और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।